Hi guys and welcome back to your own channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 9th of January 2021. तो आज है तारीख 9 जनवरी 2021। आज की तारीख से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर आप लोग को इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोग को टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक के ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे वो जाकर एक चैनल पर ओपन हो जाएगा और उस चैनल पर नीचे की साइड ज्वाइन नाउ का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सिंपल है, जाकर उस ज्वाइन नाउ के बटन को दबाना है और उस चैनल को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को डेली बेसिस में इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाती है, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो और साथ ही साथ नोट्स बना सकते हो। ना अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसा रेड कलर का बटन आ रहा होगा नीचे की साइड, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आता है आर्टिकल नंबर 1 और इस आर्टिकल में बात करी गई है एक एनिमल की जिसका नाम है कैराकल। तो इस कैराकल एनिमल को हम लोग एक एंडेंजर्ड स्पीशी की लिस्ट में डालने वाले हैं। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की लिस्ट में कौन से जानवरों को डाला जाता है, यानी कि वो जानवर जिनकी प्रजातियां काफ़ी तेज़ी से ख़त्म हो रही हैं। ठीक है, तो डिस्कस करने वाले हैं इस एनिमल के बारे में। ये एनिमल है क्या एग्जैक्टली, कहाँ पर पाया जाता है, और ये जो बॉडीज़ हैं जो कि इसके डिक्लेयर कर रही हैं एंडेंजर्ड स्पेशल लिस्ट में, तो यहाँ पर इन बॉडीज़ के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले जान लेते हैं, इस आर्टिकल को पीआईबी से लिया है, यानी पब्लिक इन ब्यूरोक्रेसी। ये एक गवर्नमेंट वेबसाइट है, सरकार की वेबसाइट है। यहाँ पे ऑथेंटिक न्यूज़ आती है, यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। नाउ इस आर्टिकल को एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हो कि पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है, और साथ ही साथ इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इस आर्टिकल को लिया भी है। नाउ बात करते हैं यहाँ पर, ये जो स्टैंडिंग कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी किस चीज़ की, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की, NBWL। इसकी 60वीं मीटिंग हुई और उसमें अप्रूव करा गया कि जो ये कैरेकल है, इस कैरेकल को क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में काउंट करा जाएगा। यानी कि इसको ऐसी प्रजाति डिक्लेयर कर दिया गया है कि ये प्रजाति काफ़ी तेज़ी से ख़त्म हो रही है, तो इसको हमने इस लिस्ट के अंदर डाल दिया है। ठीक है, अब जब ये इसको इस लिस्ट के अंदर डाल दिया जाएगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इसको एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा। एक आप कह सकते हो पूरी तरह से सपोर्ट दिया जाएगा ताकि हम इन स्पीशीज़ को रिकवर कर सकें। चलो डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखेंगे ये जो कैराकल है ये क्या है। ये एक जानवर है, मीडियम साइज वाइल्ड कैट है, जंगली बिल्ली की तरह। ऑब्वियस ही बात है, दिख भी रहा है ऐसा, तो जंगली बिल्ली की तरह यहाँ पे आप कह सकते हो जंगली बिल्ली ही है। और मिलती कहाँ पे है ये, राजस्थान के कुछ पार्ट्स में, साथ ही साथ गुजरात के कुछ पार्ट्स में पाई जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो हम लोग इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को काउंट करते हैं एक लिस्ट के अंदर, वहाँ पर हम लोग 22 वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ हैं जिसको हमने अंडर रिकवरी प्रोग्राम के अंदर डाल रखा है। यानी कि 22 प्रजातियां ऐसी हैं जिसको हम रिकवर करने में लगे पड़े हैं कि जल्द से जल्द हम लोग उनको रिकवर कर पाएँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक बॉडी है जो हमने डिस्कस करा था स्टार्टिंग में, NBWL। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। अब यहाँ पे मैंने आपके लिए यही बॉडी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है। इसको बनाया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, एक सेक्शन के अंडर में बनाया गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था किसके अंडर में, अंडर दी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर। ठीक है, तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। नाउ चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, आर्टिकल नंबर 2। और इस आर्टिकल में बात करी गई है एक दिवस के बारे में। तो डिस्कस करेंगे ये दिवस क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, क्या रीज़न है इसके पीछे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि इस आर्टिकल को ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ से लिया है, इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। तो इस दिवस का नाम है प्रवासी भारतीय दिवस। तो ये जो 16वां प्रवासी भारतीय दिवस है, कॉन्वेंशन है, इसको ऑर्गेनाइज करा है, ये 9 जनवरी को मनाया जाएगा। यानी कि आज के दिन ये दिवस मनाया जाएगा और ये एक वर्चुअल फॉर्मेट में मनाया जाएगा क्योंकि कोविड-19 पैंडमिक की वजह से, इसको हम पूरी तरह से ऑनलाइन सेलिब्रेट करने वाले हैं। अब डिटेल में देखेंगे। देखो, ऑनलाइन सेलिब्रेट करेंगे, अच्छी बात है, लेकिन बात करें तो आज के दिन इसको सेलिब्रेट करा जाएगा। साथ ही साथ जो ये प्रवासी भारतीय दिवस है, इसका इस साल का थीम क्या है, इस साल का थीम है कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत में हम लोग कॉन्ट्रीब्यूट करें, इस साल का ये विषय है इसका। नाउ बात करें, ये जो हमारा प्रवासी भारतीय दिवस है, कॉन्वेंशन है, इसका उद्घाटन कौन करेगा, इसका उद्घाटन करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। साथ ही साथ एक चीफ गेस्ट हैं और वो कौन है, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ठीक है, और साथ ही साथ देखो उद्घाटन भी होगा। और तीसरी चीज़,
जो भी हमारे विनर्स वगैरह हैं उनका भी अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। जैसे कि एक क्विज होता है, ऑनलाइन क्विज, जिसका नाम है भारत को जानिए क्विज, तो इसके जो भी विनर होंगे उनका भी नाम अनाउंस करा जाएगा कल, आज के दिन। उसके बाद जो नेम्स होंगे प्रवासी भारतीय सम्मान अवॉर्डी के, जिन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा 2020-21 के लिए, उनका नाम भी अनाउंस कर दिया जाएगा आज के दिन। ओके, नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें प्रवासी भारतीय दिवस की, तो ये सेलिब्रेट करा जाता है हर साल 9 जनवरी को बाय द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। हम आप कह सकते हो इंडियन सेलिब्रेट करते हैं इसे पूरी तरह से। अगर हम बात करें तो इसे हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं, मेन रीज़न इसका क्या है, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटे थे मुंबई में, ठीक है, मुंबई में लौट कर आए थे साउथ अफ्रीका से। और कब तक, ये 9 जनवरी 1915 की बात है, उसी वजह से हम लोग इस दिवस को मनाते हैं। नाउ उसको हमने डिटेल में डिस्कस करा। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। इस आर्टिकल में बात करेगी ये एक कमेटी के बारे में, डिस्कस करेंगे इस कमेटी को, इस कमेटी के क्या फ़ायदे होने वाले हैं और किस लिए इसको इस्तेमाल करा जाएगा। नाउ इस आर्टिकल को हम लोगों ने लिया है डीडी न्यूज़ से, कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर बात करी गई जी किशन रेड्डी कमेटी के बारे में। जो केंद्र है, हमारी सेंटर है, उसने डिसाइड करा कि एक कमेटी बनाई जाए और उस कमेटी के थ्रू प्रोटेक्ट करेंगे, सुरक्षा करेंगे किस चीज़ की, जो लद्दाख है उसके कल्चर की, ठीक है, उसके कल्चर की, उसके लैंग्वेज की, और वहाँ पे जो लैंड है उन सब चीज़ की। तो उन सबको प्रोटेक्ट करा जाएगा अंडर दिस कमेटी, और उस कमेटी का नाम क्या है, जी किशन रेड्डी कमेटी। और इससे क्या होगा कि जो वहाँ के यूनियन टेरिटरी लद्दाख के जो सिटीजन्स लोग हैं वो पार्टिसिपेशन करेंगे, ताकि जो वहाँ की टेरिटरी यानी लद्दाख है उसको और अच्छी तरीके से हम डेवलप कर सकें। डेवलपमेंट ऑब्वियसली होगा, क्योंकि वहाँ का कल्चर, लैंड, लैंग्वेज को अगर हम सुरक्षा देंगे तो डेवलपमेंट भी हम लोग को देखने को मिल जाएगा। नाउ बात करें इस कमेटी की, तो कमेटी को हेड कौन करने वाला है, कमेटी को हेड करेंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम। कौन, जी किशन रेड्डी जी इसको आप कह सकते हो हेड करने वाले हैं। साथ ही साथ इसके अंदर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को भी लाया जाएगा जो कि लद्दाख के होंगे। और कौन कौन होगा, लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल होगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, और इन द लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब मिलकर इस कमेटी को हेड करेंगे। और जो डिसीजन होगा टू फॉर्म द कमेटी, यानी कि जो ये डिसीजन बनाया गया, इस कमेटी को लाने का जो आइडिया था, ये आया आफ्टर यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। ठीक है, ये आइडिया कब आया था, जब हमारे होम मिनिस्टर, गृह मंत्री अमित शाह जी 10 मेंबर से मिलकर आए थे लद्दाख में। और लद्दाख में जब उन मेंबर से मिले तो उन मेंबर्स ने क्या करा, अपना व्यूज़ बताए कि हम लोग किस तरीके से लद्दाख के कल्चर को, आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं एक कमेटी बनाकर। तो उसके ऊपर काम करा गया और यहाँ पर फाइनली हम एक कमेटी के साथ आ चुके हैं। ओके, नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। और इस आर्टिकल में बात करी गई है जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के बारे में। बेसिकली बात करें तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम के बारे में। तो गवर्नमेंट एक स्कीम लेकर आई है जम्मू कश्मीर में, डिस्कस करेंगे, इससे बहुत सारे फायदे देखने को मिलेंगे। सब कुछ हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसी के ऊपर आज का हमने थंबनेल भी बनाया है। नाउ इस आर्टिकल को हम लोगों ने द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया है, इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बात करें न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम फॉर जम्मू एंड कश्मीर, JKIDS 2021 की जो ये स्कीम लाई जा रही है, इसमें क्या है, जो कैबिनेट कमिटी है ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, CCEA, इसकी फुल आप कह सकते हो, इसकी फुल फॉर्म ये है। नाउ इसने ये स्कीम को अप्रूव करा, और इस स्कीम में, इसकी स्कीम का नाम क्या दिया है, पहली बात तो इस स्कीम का नाम दिया है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम। तो इसमें क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, नाम से पता चल रहा होगा, जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको डेवलप करने के लिए, उनका विकास करने के लिए स्कीम लाई गई है। और इस स्कीम को अप्रूव करा है कितने रुपए देकर, 28,400 करोड़ रुपीस से इसको हम लोग अप्रूव कर रहे हैं। और कब तक का टाइम है, ये है 2037 तक का टाइम, 2037 तक हम लोग पूरी तरह से जम्मू कश्मीर के इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने वाले हैं। नाउ बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर्मुलेट करा है, ये दिया, लेकर आई एक न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम फॉर जम्मू एंड कश्मीर 2021। तो यहाँ पे इस स्कीम से जो भी हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर इंडस्ट्रीज़ होंगी, उनका पूरी तरह से डेवलपमेंट हम लोग को देखने को मिलेगा। ओके, नाउ बात करें तो जो मेन पर्पस है इस स्कीम का, वो है एक एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना। देखो होगा क्या, बेसिकली इंडस्ट्रीज़ लगेंगी, फैक्ट्रीज लगेंगी, तो वहाँ पर उस एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी देखने को मिलेगा, रोजगार भी बढ़ेगा। अगर रोजगार बढ़ेगा तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगा उस क्षेत्र का, उस एरिया का, ठीक है। यानी कि ऑब्वियस ही बात है,
है जो पहले कुछ नहीं कमा रहा था, अब वो काम करके कुछ पैसे कमा रहा है, तो उसका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव होगा और साथ ही साथ हमारे कुछ बेनिफिट्स भी देखने को मिलेंगे, सोसाइटी को बेनिफिट मिलेगा, इकॉनमी ग्रो होगी, बहुत सारी सिचुएशन इम्प्रूव हो सकती हैं एक छोटे से स्टेप से। ओके, ना उसके बाद यहाँ पे बात करें, ये इस स्कीम के अंदर में बहुत सारे इंसेंटिव मिलेंगे। आप यहाँ पे सिर्फ हेडिंग एक बार नज़र मार लो, ठीक है, चलो एक बार आप देख सकते हो। अब हम बढ़ते हैं आगे, मैं आपको यहाँ पर कवर कराऊंगा, इस हेडिंग का मतलब मैंने आपको शॉर्ट में यहाँ पर दे दिया है। नाउ बात करें इस स्कीम के कुछ की फीचर्स हैं, वो क्या है। इस स्कीम को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना दिया, यानी कि बहुत सारे लोग इसके अंदर और जुड़ सकते हैं। क्यों ये अट्रैक्टिव बना दिया गया है? दोनों ही यूनिट्स के लिए, चाहे वो स्मॉलर हो चाहे वो लार्जर यूनिट्स हों। देखो स्मॉलर यूनिट्स यानी छोटे मोटी इंडस्ट्रीज होंगी, अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है प्लांट और मशीनरी में 50 करोड़ रुपए तक का, 50 करोड़ रुपीज़ का अगर इन्वेस्टमेंट करा जाएगा तो उसे एक इंसेंटिव मिलेगा, एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा 7.5 करोड़ रुपीज़ का, ये इस स्कीम के अंडर में दिया जाएगा। ओके, और साथ ही साथ उसे एक इंटरेस्ट भी मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा 6% के रेट पर, ठीक है, और 7 साल तक ये सब देखने को मिलेगा। अब यह हम बात करें, ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लाई गई हैं इस स्कीम के अंडर में, जिससे कि इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करा जाएगा। अब अगर हम बात करें इस स्कीम का जो मेन पर्पज़ है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लेकर है, जो कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये फर्स्ट टाइम ऐसी कोई इंडस्ट्रियल इंसेंटिव स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आई है, तो फर्स्ट टाइम जब लेकर आई है उसी वजह से ये आर्टिकल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओके, नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर बात करी गई है कोरिएंडर के बारे में, धनिया के बारे में बात करा गया है, इसकी वैल्यू के बारे में बात करा गया है, तो इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा आर्टिकल है। उससे पहले जान लेते हैं, इस आर्टिकल को हम लोगों ने पीआईबी से लिया है, अगेन गवर्नमेंट की वेबसाइट से लिया है, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं यहाँ पे कोरिएंडर की। तो एक मसाला है ये, जिसे हम लोग धनिया कहते हैं, ठीक है। तो स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया एंड डीबीटी, एसएबीसी, बायोटेक, किसान हब, इन सब बॉडीज़ का आपको नाम याद नहीं कर रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये सब जो बॉडीज़ हैं इन्होंने कोलैबोरेशन करा, ठीक है। कोलैबोरेशन करने के बाद एक वेबिनार सेट करा, उस वेबिनार में बात करी गई है जो हमारा कोरिएंडर है, ये जो धनिया है, इसका जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा दिया जाए, साथ ही साथ इसका पोस्ट हार्वेस्टिंग को बढ़ाया जाए, उसके बाद वैल्यू एडिशन देखने को मिले, यानी कि जो कोरिएंडर है उसको हम एक्सपोर्ट करें, इंडिया से बाहर भेजें। अब एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी, फॉरेन करेंसी आएगी तो कहीं ना कहीं हमारी इकॉनमी के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, वो ग्रो होती हुई नजर आएगी। नाउ बात करते हैं सबसे पहले कोरिएंडर के बारे में। ये जो हडोती रीजन है कहाँ का? साउथ ईस्ट राजस्थान का, और गुना डिस्ट्रिक्ट जो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। क्या क्या? हडोती रीजन जो साउथ ईस्ट राजस्थान में है और दूसरा गुना डिस्ट्रिक्ट जो कि मध्य प्रदेश में है। मेनली ये जाने जाते हैं कोरिएंडर के लिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा धनिया देखने को मिलता है। कोरिएंडर का साइंटिफिक नेम है कोरिएंडरम सैटिवम एल। तो ये जो प्रोडक्शन है इसका बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है इन दो पर्टिकुलर एरिया में, और ये मेजरली अगर हम बात करें तो जो ज़्यादातर हमारी कंट्री एक्सपोर्ट करती है आज के टाइम पे धनिया को, वो ज़्यादातर इन दोनों रीजन से ही लिया जाता है। अगर हम बात करें रामगंज एपीएमसी मंडी, रामगंज एपीएमसी मंडी लोकेटेड है कहाँ पर? कोटा डिस्ट्रिक्ट में। इसको सबसे बड़ी कोरिएंडर मंडी बोला जाता है पूरे एशिया के अंदर, इस वजह से जो रामगंज है उसे हम लोग कोरिएंडर सिटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है रामगंज को कोरिएंडर सिटी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। ओके, अगर हम बात करें रिसेंटली अभी हाल ही में क्या हुआ है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री है, बहुत सारी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, और इन सब ने मिलकर इस कोरिएंडर को आप कह सकते हो एक लिस्ट के अंदर डाला है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई ना। यहाँ पे कोरिएंडर के बारे में बताया गया है, कोरिएंडर एक मसाला है, स्पाइस है, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है मैंने आपको बता दिया था, अगेन बता देता हूँ, कोरिएंडरम सैटिवम। ओके, नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें इस प्लांट में सारे ही पार्ट खाने लायक हैं, और फ्रेश लीव्स होती हैं, ड्राइड सीड्स होता है, जिसे हम लोग आप कह सकते हो धनिया भी बोलते हैं। इसको चाइनीज़ पार्सले बोला जाता है, धनिया बोला जाता है, और सिलेंट्रो भी बोला जाता है। तो इसके बारे में भी हमने कवर कर लिया। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं, और इस आर्टिकल में बात करी गई है इंडिया रिपोर्ट ऑन लासी वेव। लासी क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया, यानी कि जो भी बूढ़े लोग हैं उनकी क्या पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, क्या जनसंख्या है, जिनकी एज 60+ है, क्या हालत है उन लोगों की, ठीक है, कितने लोग बीमार है, उसमें से कितने लोग डिसेबल हैं, इसकी एक रिपोर्ट जारी है, सर्वे करा गया है, तो इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नाउ इस आर्टिकल को हम लोगों ने ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ से लिया है, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।
बात करते हैं यहाँ पर जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है उसने इस रिपोर्ट को रिलीज करा और इस रिपोर्ट को बोला जा रहा है लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया, लासी वेव 1। ये पहली रिपोर्ट है। तो इसमें क्या क्या बताया गया, लासी एक फुल स्केल नेशनल सर्वे है, ठीक है, किसका, जो पॉपुलेशन एजिंग ऑफ इंडिया, यानी कि जो बूढ़े लोग हैं, खासकर बात करें 60+ पॉपुलेशन है, यानी कि 60 साल से ज़्यादा वाले लोग हैं, तो उनकी काउंटिंग करी गई है। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द 2011, यानी 2011 के अकॉर्डिंग देखें तो 60+ वालों की जो एज की जनसंख्या थी वो थी 8.6%, ठीक है, पूरे इंडिया की पॉपुलेशन में। और अगर हम बात करें अकाउंटिंग वाइज तो वो है 103 मिलियन, यानी 103 मिलियन एल्डरली पीपल हैं जो कि 60+ थे, ये 2011 में थे। लेकिन काउंटिंग के हिसाब से बताया ये जा रहा है कि जो एल्डरली पीपल का नंबर है वो कितने से, यहाँ पे हमने देखा 103 मिलियन से बढ़कर 319 मिलियन हो जाएगा 2050 तक। देख सकते हो पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज हो जाएगी एल्डरली पीपल की, यानी कि लोगों की जो एज है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। अगर यहाँ पे बात करें कुछ लोगों की हालत क्या है, तो ये जो एजेड पीपल हैं 60% से प्लस वाले जो लोग हैं, सॉरी 68 से प्लस वाले जो लोग हैं, उनमें 75% जो एल्डरली पीपल हैं वो बहुत सारी डिजीज से, बहुत सारी बीमारियों से जूझ रहे हैं। और बात करें 40% जो लोग हैं वो बहुत सारी डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं, और जो 20% लोग हैं वो मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं। तो यहाँ पर ये सिचुएशन है जो एजेड लोग हैं उनकी, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया गया, और साथ ही साथ उस लासी वेव के बारे में बताया गया है, लासी रिपोर्ट के बारे में, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। ये जो नेशनल प्रोग्राम है फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज़ अंडरटेकन द लासी, यानी जो ये लासी वाली आप कह सकते हो ये लासी की सर्वे है, इस कौन कौन मिलकर लेकर आता है इसे, कौन कौन आप कह सकते हो चलाता है, वो है नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर एंड ऑफ एल्डरली, साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली एंड वेलफेयर, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक और बॉडी साथ में है, वो कौन है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस, जो कि मुंबई के अंदर है। ये सब कोलैबोरेशन कर कर इस लासी को चलाती हैं। तो लासी वेव के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये मैंने पूरी तरह से कवर कर दिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल। और नेक्स्ट आर्टिकल में ये हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी, ये यहाँ पर बताया गया है जीडीपी के बारे में, ठीक है। ये हमने कल ही कवर किया है, द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में कल ही हमने कवर किया है। जो जीडीपी है आज के टाइम पर हमारी, एक एस्टिमेशन लगाया गया, मैं आपको बता देता हूँ, फिर भी एक मोटा मोटा बता देता हूँ, ज़्यादा डीप में नहीं जाते क्योंकि हम इसे ऑलरेडी कल कवर कर चुके हैं हमारे न्यूज़पेपर एनालिसिस में। नाउ यहाँ पे क्या है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, इसने रिलीज़ कर दिया है एक फर्स्ट एडवांस एस्टिमेशन, एक अंदाज़ा दिया, और उस अंदाजे के अंदर ये बताया कि जो इंडिया की जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन में आएगा, गिरता हुआ नजर आएगा, 7.7% से जो है वो डाउन पहुंचेगा, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, जीडीपी डाउन होगी तो मतलब हमारी कंट्री की जो इकॉनमी हेल्थ है वो ज़्यादा बेकार हो जाएगी, ठीक है। इकॉनमी हमारी कंट्री की वैसे ही ग्रो नहीं कर पा रही है, हालांकि इकॉनमी हमारी बहुत पहले से नहीं ग्रो कर रही है, लेकिन कोविड-19 के आने की वजह से और ज़्यादा डाउन हो गई। लेकिन अब यहाँ पर एस्टिमेशन है थोड़ा सा और कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद बहुत सारी रिपोर्ट आती हैं, वो क्या बोलती हैं कि हमारी इकॉनमी ग्रो होगी जल्दी। ओके, तो गाइज यहाँ पे ये सारे थे आर्टिकल्स। नाउ इसी के साथ होता है आज का हमारा डेली करंट अफेयर वीडियो का एनालिसिस पूरी तरह से समाप्त। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आप कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।